हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द सेशन। अपना चैप्टर चल रहा था बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं हम इस चैप्टर को। लास्ट पार्ट चल रहा है, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने पूरे लेक्चर में कार्डियक साइकिल को डिवोट किया था, कार्डियक साइकिल को समझा था, जो कि इस चैप्टर का मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, जिसको समझने के लिए हमको टाइम देना था और हमने दिया पूरा 1 घंटा। उससे आसान तरीके से कार्डियक साइकिल आपको पूरी दुनिया में कोई नहीं समझाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनते हैं वो इस चैप्टर से, वो कार्डियक साइकिल से ही बनते हैं। बाकी सारा थ्योरेटिकल पार्ट है। आज का तो पूरा ही थ्योरेटिकल रटने वाला पार्ट है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। बस एक ईसीजी वाला पोर्शन है जो थोड़ा कंसेप्चुअल है। ईसीजी के बाद अपन पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स, कुछ दिक्कत नहीं आएगी इसमें। डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, क्या छोटे छोटे टर्म है, छोटी छोटी चीज़ें, इनको खत्म करेंगे। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, पोर्टल सिस्टम क्या होता है, रेगुलेशन कैसे होता है कार्डियक एक्टिविटी का, और डिसऑर्डर्स क्या क्या है। बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, खत्म करते हैं जल्दी से इस टॉपिक को। दिमाग लगाने वाला एक ईसीजी है, जो आज तक किसी को दुनिया में समझ नहीं आया, लेकिन आज आ जाएगा कि ईसीजी होती क्या है। ईसीजी क्या है, अपन सभी ने देखा होगा। अपन हॉस्पिटल जाते हैं, एक मशीन है जो पीप 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 कर रही होती है, और उसमें इस तरीके की लाइंस आ रही होती हैं। लेकिन सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इस तरीके की लाइंस मशीन में आ रही होती है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आती। लेकिन अगली बार जाओगे तो जरूर समझ में आएगी। ये लाइन चल रही होती है, चल रही होती है, चल रही होती है, और जैसे ही सीधा होती है सब रोने लग जाते हैं। रोने लग जाते हैं क्यों? क्योंकि जैसे ये लाइन सीधी होती है आदमी भी सीधा हो जाता है। तो ये क्या है बेटा, अपनी जीवन की रेखा जो मशीन में चल रही होती है। दिस इज कॉल्ड एज ईसीजी। और ईसीजी की आपसे कोई फुल फॉर्म पूछे तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगर पूछे कि ईसीजी जिस मशीन से रेगुलेट करते हैं, उस मशीन को क्या बोलते हैं? जिस मशीन से अपन ईसीजी करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या बोलते हैं बेटा? ग्राफ। नाम यहाँ पर उल्टा पुल्टा है। मशीन को बोलते हैं ग्राफ, और जिस पेपर पे वो दिखती है अपने को, जिस पेपर पे दिखती है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। बेटा पेपर को बोलते हैं ग्राम, जो ग्राफ पेपर है उसको बोलते हैं ग्राम, और मशीन को बोलते हैं ग्राफ। मशीन है ग्राफ, पेपर है ग्राम। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी, तो बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एक्चुअल फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियो, एक सेकेंड बच्चा, कलर ब्लैक हो रहा है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये अपनी ईसीजी। अब समझते हैं ईसीजी क्या है। ये अपनी ईसीजी है, जैसे अपने को दिखती है। इसमें क्या क्या दिखता है वो समझते हैं। ये अपनी एक ईसीजी है बच्चा। ये क्या होती है? इसमें डिफरेंट डिफरेंट पीक्स आ रही हैं। ये ईसीजी क्या बताती है? अपन ने हार्ट में पढ़ा था कि अपना हार्ट पहले एट्रियम्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एट्रियम्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। उन्हीं कॉन्ट्रैक्शंस को, उन्हीं कॉन्ट्रैक्शन, उसी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ये मशीन रिकॉर्ड करती है और ग्राफ पे बना देती है। तो ईसीजी क्या है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट रिकॉर्डेड बाय अ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की, कैसे वो सिस्टोल कर रहा है, कैसे वो डायस्टोल कर रहा है, उसी को अपन इस ग्राफ पे पढ़ते हैं। तो बेटा ये क्या बताता है? सबसे पहले जो फर्स्ट पीक है, पहले इनका नामकरण कर देते हैं। ये होती है बेटा पीक क्यू आर एस टी। ये है पी वेव, ये है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये है टी वेव। फिर आएगी पी वेव, फिर क्यू, क्यू, फिर आर, फिर एस, फिर टी। इस तरीके से 4 वेव देखने को मिलती है, पी क्यू आर एस टी। 3 वेव, ये वाली क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये 3 वेव देखने को मिलती है। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब क्या है वो देखते हैं। पी वेव क्या बताती है? पी वेव, फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। आज आपका ईसीजी के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और टी वेव,
इसका क्या मतलब है वो समझते हैं। पी वेव बताती है बेटा एट्रियल डीपोलराइजेशन को। क्या बताती है? एट्रियल डीपोलराइजेशन। अभी समझते हैं क्या होगा। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बताता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। एंड टी वेव बताती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को। अभी सर क्या बोल दिया आपने इतनी सारी बातें? सिंपल, पहले तो सवाल आएगा कि पी वेव क्या बताती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या बताता है, टी वेव। रटने वाला काम खत्म, अब करते हैं समझने वाला काम। ये एट्रियल डीपोलराइजेशन क्या है, वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन क्या है, वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन क्या है, वो क्या है। एक मिनट, आवाज आ रही है, ठीक है, इनको समझते हैं। ये चीज अपन ने पढ़ी थी, ये क्या था, ऐसे नोड, इससे आ रहे थे इंटर नोडल फाइबर्स, ऐसे नोड। अब इसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, ऐसे नोड पे इंपल्स जनरेट होती है, मतलब ऐसे नोड ऑटो एक्साइट होता है, हर 0.8 सेकंड में पढ़ा था। अब जैसे ऐसे नोड में इंपल्स जनरेट हुई, वो कहाँ मूव करेगी, कहाँ मूव करेगी, इन इंटर नोडल फाइबर टू कॉन्ट्रैक्ट द एट्रियम्स। एंट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो मूव करेगी, यहां से जनरेट होके मूव करेगी इन एट्रियम्स में। जब ये इंपल्स एट्रियम में मूव कर रही है, इसी को क्या बोलते हैं, एट्रियल डीपोलराइजेशन। मतलब सिग्नल मूव कर रहा है इन द एट्रिया, पोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन चेंज हो रहा है। नॉर्मली मेम्ब्रेन इनसाइड नेगेटिव रहती है, बाहर पॉजिटिव रहती है। मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज हो रहा है, मतलब सिग्नल जा रहा है। बच्चों, अपन जब नॉर्मल टीचर पर आते हैं तो क्या बोलते हैं इसको, कि ये पी वेव है, मतलब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मतलब वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन। टी वेव मतलब वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन। नहीं, ये नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन एक मैकेनिकल चीज है, और ये क्या है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। कॉन्ट्रैक्शन एक मैकेनिकल एक्टिविटी है। तो अगर आप बोले कि एट्रिया का सिस्टोल इज कॉल्ड एट्रिया का डीपोलराइजेशन, अगर आप हायर लेवल पे पढ़ोगे तो बिल्कुल रहता है, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। बोलने वाले बोल देते हैं कि पी वेव मतलब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मतलब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, टी वेव मतलब वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, ये है सिग्नल। डीपोलराइजेशन का सिग्नल जो एट्रिया में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उसको रिकॉर्ड करता है ये ग्राफ। इसके बाद आता है एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन। पहले आएगा सिग्नल, मतलब एट्रिया होंगे डीपोलराइज, पहले आएगा सिग्नल, उसके थोड़ी देर बाद लगभग यहां पर क्या आएगा, एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन। अब थोड़ी देर बाद आया है तो खत्म भी थोड़ी देर बाद होगा, खत्म भी थोड़ी देर बाद होगा। फिर आता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, मतलब वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन। कॉन्ट्रैक्शन पहले आएगा सिग्नल, उसके बाद आएगा वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन। मतलब सिग्नल आ गया यहाँ पर, अब ये मूव कर रहा है इन द बंडल ऑफ हिस। जब ये बंडल ऑफ हिस में मूव कर रहा है तो ये आता है फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन ऑफ द ईसीजी, जिसको बोलते हैं क्यू वेव। तो आपसे पूछे क्यू वेव क्या डिनोट करती है, व्हेन सिग्नल मूव्स टुवर्ड्स द वेंट्रिकल्स। जब सिग्नल वेंट्रिकल्स की तरफ मूव कर रहा है तो आएगा क्यू वेव। अब सिग्नल आया, उसके बाद होगा कॉन्ट्रैक्शन, तो लगभग यहां पर होगा वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन। अब वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन थोड़ी देर बाद हुआ है, तो रिलैक्सेशन भी थोड़ी देर, खत्म भी थोड़ी देर बाद होगा। तो आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन हुई है, द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल। बिल्कुल सही बात है, थोड़ी देर बाद शुरू है तो खत्म भी थोड़ी देर बाद होगा। तो टी वेव जब खत्म होती है ना, द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, सिस्टोल खत्म हो रहा होता है। और टी वेव क्या डिनोट कर रही है, वेंट्रिकल्स का रीपोलराइजेशन, मतलब सिग्नल जा रहा है अपेक्स की तरफ, वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहे हैं, वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहे हैं, मतलब थोड़ी देर बाद यहाँ से रिलैक्स होना स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये है अपना ईसीजी। जब एट्रियम्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब एट्रिया का डीपोलराइजेशन, पी वेव डिनोट करती है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बताता है वेंट्रिकुलर का डीपोलराइजेशन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स होएगा इसके बाद। फिर है वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन, इसके बाद वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे। इस
ग्राफ से क्या नहीं पता चलता है, सिर्फ एट्रिया का रिपोलराइजेशन। तो अपन क्या लिखेंगे, एट्रियल रिपोलराइजेशन कैन नॉट बी सीन इन ग्राफ। क्यों? क्योंकि बेटा जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जब वेंट्रिकल डिपोलराइज हो रहे हैं, तो वो इतना तेज होते हैं कि उसी टाइम पे एट्रिया रिलैक्स होते हैं। तो ग्राफ ओनली वेंट्रिकल्स की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करवाता है। तो एट्रिया का जो रिपोलराइजेशन है, एट्रियल का रिलैक्स है ना, वो कैन नॉट बी सीन ग्राफ ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ, किसकी वजह से, ओवरलैप ऑफ वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। उसी टाइम पे क्या हो जाता है, वेंट्रिकुलर। देखो एट्रिया में कॉन्ट्रैक्ट, एट्रिया जब रिलैक्स हो रहे उसी टाइम वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्ट। तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्ट इतना पावरफुल है कि ग्राफ में सिर्फ वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन दिखता है, एट्रिया का रिलैक्सेशन दिखता ही नहीं है। रिलैक्सेशन मतलब रीपोलराइजेशन दिखता ही नहीं है। रीपोलराइजेशन होगा तभी तो रिलैक्सेशन होगा। पहले डीपोलराइजेशन होगा, फिर सिस्टोल आएगा, फिर रीपोलराइजेशन होगा, फिर डायस्टोल आएगा। तो ये है अपना ईसीजी एकदम क्रिस्टल क्लियर। एक बार देख लेंगे, कुछ छूटा नहीं। इसको करते कैसे हैं, बस वो एक बार वो रह रहा है, वो समझते हैं। ये तो अपन ने समझ लिया। ये अपनी एक स्टैंडर्ड ईसीजी है। एनसीईआरटी कहती है कि एक स्टैंडर्ड ईसीजी होती है और एक हाई लेवल की ईसीजी होती है। अपन जो पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड ईसीजी, इसमें 3 लीड्स का यूज होता है। एक अपन लगाएंगे दोनों के रिस्ट पे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, और एक लगाएंगे अपन वन लेफ्ट एंकल पे, लेफ्ट एंकल पे। ये बहुत ही बेसिक ईसीजी है, लेकिन अपन जो देखते हैं वो इस टाइप की देखते हैं, जिसमें चेस्ट पे भी लगाए जाते हैं। आपने किसी के देखा होगा, आपके दादाजी के चेस्ट पे लगाते हैं, हाथों पे लगाते हैं। तो यहाँ पर अपनी एनसीईआरटी के हिसाब से स्टैंडर्ड ईसीजी में क्या लगाते हैं, leads, one lead on each wrist and one on left ankle, 3 leads are used। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको मिटा देते हैं। थ्री लीड्स आर यूज्ड, 3 लीड यूज होती है इसमें, 3 लीड यूज होती है। 2 एट रिस्ट, 2 तो रिस्ट पे लगाते हैं दोनों हाथों की, 1 एट लेफ्ट एंकल, 1 का लगाते हैं लेफ्ट एंकल पे। ये स्टैंडर्ड ईसीजी की बात हो रही है। इससे भी एडवांस लेवल पे जाए तो लगभग 10 लीड्स 12 लीड्स का भी यूज होता है, वो अपने को नहीं पढ़ना है। और एक बात की हुई है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से अपन क्या पता लगा सकते हैं, हार्ट बीट। इस पूरे ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा पी वेव, छोटी सी टी वेव, एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मतलब एक हार्ट बीट। तो अगर अपन पूछे कि नंबर ऑफ क्यूआर कॉम्प्लेक्स क्या बताते हैं, नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स is equal to number of हार्ट बीट्स। जितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, क्यों दिखाया, क्यों बोला ऐसा, क्योंकि सबसे बड़ा ग्राफ में ये दिखता है। ये जो एक ईसीजी है ना, इसकी ड्यूरेशन क्या है बेटा, इसकी ड्यूरेशन है 0.8 सेकेंड, मतलब एक हार्ट बीट डिनोट करता है एक ईसीजी। ये पूरा एक हार्ट बीट डिनोट करता है, लेकिन अपन दिखता क्या है, बड़ा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। इसलिए बोलते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को देख के अपन हार्ट बीट का पता लगा सकते हैं। अगर आपको एक ग्राफ दे दिया जाए, उसके अंदर ऐसे, एक सेकेंड, एक सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, मतलब 1 2 3, तो इसकी 4 हार्ट बीट पर मिनट चल रही होगी। ये तो हाइपोथेटिकल होती तो 72 है, तो अपन को सबसे ज्यादा क्लियर दिखता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। इसीलिए बोला कि जितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है उतनी नंबर ऑफ बीट्स हैं। तो ये था अपना ईसीजी। इसका है ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, क्योंकि इसी से ही अपन अपने हार्ट की चेकअप करते हैं। जब भी कोई चेस्ट पेन होता है, डॉक्टर सबसे पहले क्या लिखता है, ईसीजी, क्या ईसीजी कराओ। इससे पता चलता है कि अपने एट्रिया में, वेंट्रिकल्स में डीपोलेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एनसीईआरटी बताती है ईसीजी हैज अ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। इसका क्या है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो इससे आसान तरीके से आपको ईसीजी आज तक कभी समझ में नहीं होगी। ईसीजी में क्वेश्चन क्या आएगा, पी वेव क्या बताती है, एट्रिया का डीपोलराइजेशन, मतलब एट्रिया डीपोलराइज हो रहा है। डीपोलराइजेशन का सिंपल मतलब है अपन ने बटन दबाया, बटन दबाएंगे तो करंट दौड़ेगा, फिर लाइट जलेगी। तो जो करंट दौड़ रहा है ना, वो करंट मैंने दिखाया था ऐसे नोड से, वो है डीपोलराइजेशन। और लाइट का जलना क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। बटन दबाती लाइट जल जाती है, लेकिन उस बीच में क्या होता है, सिग्नल जाता है, उस सिग्नल को रिकॉर्ड करता है ईसीजी। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्शन। तो इसीलिए अपन
कहने वाले कह देते हैं कि एट्रियल डिपोरेशन मतलब एट्रिया का सिस्टोल, ऐसा नहीं है। एट्रियल डिपोरेशन मतलब कि सिग्नल जब जा रहा है, करंट जब दौड़ रहा है। तो पी वेव में मान लो किसी ग्राफ में पी वेव आई नहीं, तो क्या पता चलेगा कि एट्रिया में कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब ऐसे नोड में दिक्कत है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टेढ़ा मेढ़ा आया है, कम ज्यादा आया, मतलब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो रहा है। इससे अपने को क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पता चलता है कि क्या क्या तकलीफ है। टी वेव नहीं आई मतलब रिलैक्सेशन नहीं हो पा रहा है। तो ये है अपना ईसीजी। देखेंगे फटाफट, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे जल्दी से। ब्लड वेसल्स, अगला टॉपिक है ब्लड वेसल्स। ये है अपना टिश्यू, टिश्यू तक ये है अपना टिश्यू। और पढ़ रहे हैं अपन ब्लड वेसल्स। अपने अंदर 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। कौन कौन सी होती हैं? आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी। सबसे बड़ी वाली आर्टरी, सबसे बड़ी वाली आर्टरी। आर्टरीज आगे जाके डिवाइड होती है आर्टीरियोल में। किसमें डिवाइड होती है? आर्टीरियोल्स में। और आर्टीरियोल आगे जाके डिवाइड होते हैं कैपिलरीज में। किसमें डिवाइड होते हैं? कैपिलरीज में। ये लेके आ रही हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू टिश्यू, फिर ये ऑक्सीजन ले लेती हैं, CO2 डाल देती हैं किसमें? वापस से। ये क्या है? कैपिलरीज। ये है वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं? एक वेन। तो अपने को मेन क्या पढ़ना है? मेन पढ़ना है आर्टरी कैसी होती है और वेन कैसी होती है, उसको अपन समझते हैं। ये है अपनी आर्टरी, ये है अपनी वेन। इनके अंदर फर्क क्या है वो देखना है अपने को मेनली। क्या फर्क है? देखो फर्क क्या है वो समझते हैं। इनका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं अपन। सभी के अंदर 3 लेयर होती है। सबसे बाहर वाली ट्यूनिका एक्सटर्ना, बीच वाली ट्यूनिका मीडिया, सबसे वाली ट्यूनिका इंटरना। सबसे बाहर ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, बीच वाली ट्यूनिका मीडिया, सबसे अंदर वाली ट्यूनिका इंटरना। सबसे बाहर वाली, सबसे बाहर वाली, बीच वाली, बीच वाली, सबसे अंदर वाली, सबसे अंदर वाली। दोनों में बेटा 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका एक्सटर्ना कैसी होती है बेटा? कॉलेजिनस। कैसी होती है? कॉलेजन फाइबर से बनी होती है, इसको बोलते हैं कॉलेजिनस। जो आर्टरी की ट्यूनिका मीडिया है और वेन की ट्यूनिका, डिफरेंस ही नहीं है। इसकी कैसी होती है बेटा? थिक। ये कैसी है? थिक एज कम्पेयर टू, और ये पतली होती है थिन, ये होती है थिन। तो बेसिक डिफरेंस पूछे कि आर्टरी और वेन में बेसिक डिफरेंस क्या है कि ट्यूनिका मीडिया आर्टरी की थिक होती है एंड वेन की थिन होती है। और ये कैसी होती है? मस्क्यूलर और इलास्टिक। कैसी होती है? मस्क्यूलर प्लस इलास्टिक।
ये मस्कुलर होती है, इलास्टिक होती है। किसका ल्यूमन बड़ा, आर्टरी का या वेन का? इसका ल्यूमन छोटा, तो यहाँ पर बीपी ज्यादा, तो आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है। इसका ल्यूमन देखो कितना बड़ा है, इसका ल्यूमन बड़ा, तो आर्टरीज में ब्लड प्रेशर एज कम्पेयर टू वेन में ब्लड प्रेशर एज कम्पेयर टू आर्टरीज कम होता है। तो ये अपनी ब्लड वेसल। और कैपिलरीज में सिर्फ एक ही लेयर होती है, तीन नहीं होती है, सिर्फ एंडोथीलियम होती है, सिर्फ और सिर्फ एंडोथीलियम ट्यूनिका इंटरना। ये था अपना ब्लड वेसल्स, एक बार देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सिंपल था बिल्कुल, ऐसे ही करते चलेंगे फटाफट फटाफट। ब्लड वेसल्स में अपन ने क्या देखा, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन। कैपिलरीज में एक ही लेयर होती है, इसलिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। टिश्यूज पे आके कैपिलरीज आ जाती हैं क्योंकि वो बहुत ही पतली होती हैं। आर्टरी और वेन में तीन लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका एक्सटर्ना कोलेजिनस होती है, दोनों में सेम है। ट्यूनिका मीडिया में फर्क है, इसमें थिक होती है, इसमें थिन होती है। ट्यूनिका इंटरना दोनों में सेम है ऑलमोस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात ल्यूमेन की, आर्टरी का ल्यूमेन छोटा, इसका ल्यूमेन बड़ा, तो इसका ब्लड प्रेशर ज्यादा, इसका ब्लड प्रेशर कम। एक डिफरेंस देख लेते हैं फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टरी मतलब इट कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ऑर्गन। आर्टरीज अवे 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 फ्रॉम द हार्ट, ए से अवे, ए से आर्टरी। हार्ट से अवे लेके जाए ब्लड आर्टरी, टूवर्ड्स द हार्ट लेके जाए ऑर्गन से हार्ट वेन। तो अवे लेके जा रही है तो कौन सा ब्लड लेके जाएगी, हमेशा ऑक्सीजनेटेड। वेन में जा रहा है, वेन टूवर्ड्स हार्ट जा रही है मतलब डीऑक्सीजनेटेड। ऑल द आर्टरी कैरी प्योर ब्लड एक्सेप्ट मैंने आपको बताया था पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज इम्प्योर प्योर ब्लड। जो हार्ट से आर्टरी जाती है लंग्स में, वो होती है पल्मोनरी आर्टरी। हार्ट से लंग में आने जाने वाली आर्टरी बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स से हार्ट में आने वाली पल्मोनरी वेन, वो भी प्योर ब्लड लेके आती है। तो एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी आर्टरी जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, पल्मोनरी वेन जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, बाकी सब में डीऑक्सीजनेटेड। आर्टरीज आर डीपली सिचुएटेड, वेन्स आर सुपरफिशियल। जो अपने को दिखती है ऊपर, ये हरी हरी नीली नीली, ये क्या है, वेन। आर्टरी कभी दिखती नहीं है, आर्टरी एकदम अंदर की साइड होती है। देयर ल्यूमेन इज कॉन्स्ट्रिक्टेड, देयर ल्यूमेन इज वाइड। अभी देखा था आर्टरीज का ल्यूमेन छोटा होता है, वेन का ल्यूमेन बड़ा होता है। वॉल्स आर एब्सेंट इन द वॉल्स ऑफ आर्टरी। आर्टरी के अंदर ब्लड प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा होता है, तो ब्लड कभी बैक फ्लो करता ही नहीं है। तो बैक फ्लो को रोकना ही नहीं है, तो वहां पर वॉल्स प्रेजेंट है ही नहीं। लेकिन वॉल्स वेन्स पे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वेन्स की ल्यूमेन बड़ी होती है, तो ब्लड बैक फ्लो हो सकता है। तो इसलिए आपसे पूछे कि वेन में वॉल्स होते हैं, यस, वी से वेन, वी से वॉल। तो वॉल्स ऑफ वेन कंटेन वॉल्स, ताकि बैक फ्लो ब्लड ना हो। देयर ट्यूनिका मीडिया लेयर इज मच थिकर एज कम्पेयर टू वेन। इनकी ट्यूनिका मीडिया थिक होती है, इनकी ट्यूनिका मीडिया पतली होती है एज कम्पेयर टू आर्टरीज। ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। अब ब्लड प्रेशर, सिंपल सी बात है, ब्लड प्रेशर दो तरीके से होता है। फर्स्ट सिस्टोलिक, सेकंड डायस्टोलिक। बहुत ही सिंपल चीज है, सबको पता है, अभी जमुन में याद हो जाएगा। पहले समझते हैं ब्लड प्रेशर होता क्या है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरी। ब्लड के द्वारा आर्टरी की वॉल पे लगाया हुआ प्रेशर ही क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय blood on the walls of artery। आर्टरी पे लगाया हुआ प्रेशर बाय ब्लड, वही क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर। को दो टाइप से मेजर करते हैं, एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करे, सिस्टोल करे और तब ब्लड जाए, तब प्रेशर को नापेंगे। जब हार्ट रिलैक्स करे, तब ब्लड प्रेशर को नापेंगे। तो जब आपके यहाँ पर लगाता है वो ब्रेकियल आर्टरी में, इसको बोलते हैं यहाँ पर ब्रेकियल आर्टरी होती है। तो आपसे कोई पूछे कि ब्लड प्रेशर कौन सी आर्टरी का नापा जाता है, ब्रेकियल आर्टरी का। लगाता है, फुसफुस करता है। पुराने वाला तो वैसे उसमें मरकरी भरा रहता था, चढ़ता था, नीचे आ जाता था, डॉक्टर लिख देता था, अपने को समझ आता ही नहीं था। अब तो सारे डिजिटल आ गए हैं, सब दिखता है कि सिस्टोलिक कितना है, डायस्टोलिक कितना है। तो जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू आई तो वो कितनी आई, 120 mmHg। ये थी कॉन्ट्रैक्शन के टाइम। और ये है डायस्टोलिक, इसकी आई 80 mmHg। तो आपसे क्यों पूछे कि सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 120, डायस्टोलिक कितना होता है। तो नॉर्मल बीपी की वैल्यू क्या आ गई, आपसे पूछे नॉर्मल बीपी कितना होता है अपनी बॉडी में, 120/80 mmHg। अगर आपका इतना है
5-10 पॉइंट ऊपर नीचे तो भी चलेगा। तो नॉर्मल बीपी होता है 120/80/G। मेजरिंग डिवाइस क्या होता है, किससे मेजर करते हैं इसको बीपी को? मेजरिंग डिवाइस क्या है इसका? स्फिग्मो मैनोमीटर। तो ये आपका बीपी खत्म। बीपी क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। सिस्टोलिक होता है 120 एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रेक्शन। डायस्टोलिक होता है 80 जब रिलैक्स हो रहा हो। तो जब कॉन्टैक्ट होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो कितना होगा? 120। जब रिलैक्स हो रहा होगा तो प्रेशर कम होगा, कम होगा तो कितना होगा? 80। नॉर्मल बीपी होता है 120/80 mmHg। अगर इससे ऊपर नीचे हो जाता है, ज्यादा तो हाई बीपी, कम तो लो बीपी, अपन डिसऑर्डर में पड़ेंगे। मेजरिंग डिवाइस स्फिग्मो मैनोमीटर। वो फुसफुस वाले डिवाइस को क्या बोलते हैं? स्फिग्मो मैनोमीटर। अब तो डिवाइस डिजिटल आता है, डायरेक्ट बांधो, बटन दबाओ, ऑटोमेटिक खोलता है और वो कैप्चर कर लेता है अपने बीपी को। तो ये था अपना ब्लड प्रेशर। अगला कंसेप्ट आता है अपना डबल सर्कुलेशन। तो बचपन से अपन पढ़ रहे हैं, 2 मिनट में क्लियर कर देंगे। कितनी बार पढ़ लिया अपन ने डबल सर्कुलेशन? लंग्स से ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड, लंग्स से ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड, गया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से गया लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से गया टुवर्ड्स द टिश्यूज। टिश्यूज में क्या हुआ? गैस का एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजन ले ली, CO2 दे दी, ऑक्सीजन ले ली, CO2 दे दी। अब ये क्या बन गया? डीऑक्सीजनेटेड। जो गया राइट एट्रियम में, वहां से गया राइट वेंट्रिकल, वहां से गया लंग्स के पास। यही क्या है? डबल सर्कुलेशन। खत्म। सर क्या बोल दिया, खत्म भी हो गए जल्दी? हाँ, 1 सेकंड का टॉपिक है। लंग्स से आया, लंग्स से आया O2 ब्लड। कैसा ब्लड? O2 ब्लड। गया लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ गया? लेफ्ट एट्रियम। यहाँ से गया लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से गया टिश्यूज के पास। टिश्यूज ने क्या ले ली? ऑक्सीजन। और यहाँ पर क्या डाल दी? CO2। CO2 डालते ही ये क्या बन गया? DO2 ब्लड। क्या बन गया? DO2 ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया? राइट एट्रियम में। यहाँ से गया राइट वेंट्रिकल, यहाँ से गया लंग्स के पास। लंग्स में क्या डाल दी इसने? CO2। और यहाँ से क्या ले ली इसने? ऑक्सीजन। तो हार्ट से ब्लड कितनी बार होके गुजरा? एक बार ये, एक बार ये। हार्ट से ब्लड अगर 2 बार गुजरा उसी को क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। तो एक सर्कुलेशन ये है, दूसरा सर्कुलेशन है। पहला सर्कुलेशन जब हार्ट से ब्लड लंग्स में जाए, लंग्स से ब्लड हार्ट में जाए, मतलब लंग्स का खेल है पूरा। तो नाम क्या हो गया? पल्मोनरी सर्कुलेशन। कौन सा सर्कुलेशन? पल्मोनरी सर्कुलेशन। जब ब्लड हार्ट से बॉडी पार्ट में जाए, बॉडी पार्ट से हार्ट में जाए, हार्ट से बॉडी पार्ट में जाए, इसको बोलेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिंपल। तो आपसे पूछे व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पल्मोनरी, एक होता है सिस्टेमिक। जब लंग से हार्ट, हार्ट से लंग तो पल्मोनरी, हार्ट से बॉडी पार्ट। और हार्ट से ब्लड 2 बार गुजरता है, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, इसलिए इसको बोला डबल। लंग्स से हार्ट में लेके आने वाली पल्मोनरी वेन, 50 बार बता चुका हूं मैं तुम्हें। हार्ट से टिश्यूज में लेके जाने वाला एओर्टा, टिश्यूज से डीऑक्सीजन लेके जाने वाला वेना केवा, हार्ट से लंग्स में लेके जाने वाली पल्मोनरी आर्टरी। सिंपल। ये हो गया अपना डबल सर्कुलेशन, एकदम अच्छे से समझ लेंगे एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अगला आता है अपना पोर्टल सिस्टम। बहुत ही सिंपल। पोर्टल मतलब
आपने पोर्टर ऐप का नाम तो सुना ही होगा, मतलब अपना सामान किसी और को दे दो, वो अपना सामान जाके पहुंचा देता है। मेरे को पहुंचाना था मेरे दोस्त को एक सामान, लेकिन मैं जा नहीं पाया तो मैंने बीच वाले किसी को दे दिया, वो लेके चला गया। वैसे अपन पोर्टल सिस्टम को समझते हैं, पोर्टल सिस्टम को समझते हैं। ये था अपना नॉर्मल टिश्यू, नॉर्मल टिश्यू। इसमें आ रही थी आर्टरीज जो अंदर आके डिवाइड हो जा रही थी अलग अलग कैपिलरीज में, अंदर अंदर कैपिलरीज में। फिर इससे बाहर निकल रही थी वेन। क्या निकल रही थी? वेन। और ये कहाँ मिल रही थी जाके? वेना केवा पे। कहाँ पर? वेना केवा पे। और ये वेना केवा कहाँ जाके खुलता था? अपने हार्ट में। कहाँ जाके खुलता है? अपने हार्ट में। ये तो है नॉर्मल सर्कुलेशन। जब ये ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स लेके आती हैं आर्टरीज, फिर यहाँ से CO2 वेस्ट मटेरियल डाल दिया जाता है वेन्स में। ये है वेन्स, ये है आर्टरी। और फिर ये सब कहाँ खुल जाती है? वेना केवा में। नीचे वाले बॉडी पार्ट से जाए तो इंफीरियर वेना केवा, ऊपर से आए तो सुपीरियर वेना केवा। और ये वेना केवा लेके चला जाता है हार्ट में, हार्ट में डालता है। अब क्या हो, इस एक ऑर्गन थोड़ी है, एक टिश्यू थोड़ी है, बहुत सारे टिश्यू हैं। अगर ये सारी अपनी गंदगी लेके डायरेक्ट हार्ट में कूद पड़े तो हार्ट को तो दिक्कत आ जाएगी इतने सारी गंदगी को साफ करने में। तो इनसे पूछा, भैया ओ टिश्यू भैया, क्या हम आपका ब्लड डायरेक्ट ना भेज के किसी दूसरे पोर्टर के थ्रू भेज दें, किसी दूसरे के थ्रू भेज दें? इसने बोला ठीक है, हमको तो हार्ट में भेजना है, जैसे भेजना है भेजो। तो इसने बोला कि हम आपका ब्लड, क्या हम आपका ब्लड किडनी के थ्रू भेज दें? बोला हाँ भेज दो। क्या हम आपका ब्लड लिवर के थ्रू भेज दें? बोला हाँ भेज दो। अगर किडनी से होके जाए, किडनी से होके जाए तो इसको बोलेंगे रीनल पोर्टल सिस्टम। क्या बोलेंगे? रीनल पोर्टल सिस्टम। ये जा क्यों रहा है? ऐसा ऐसा हो क्यों रहा है? ताकि डायरेक्टली गंदा ब्लड हार्ट में ना जाए और बीच में ये ऑर्गन थोड़ा थोड़ा प्योरीफाई कर दे। किडनी का काम क्या है? ब्लड को प्योरीफाई करना। तो कुछ गंदगी किडनी निकाल देगी, बाकी का साफ किया हुआ ब्लड हार्ट में भेज देगा। फिर कुछ ब्लड लिवर से होके चला जाएगा, तो लिवर भी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, अगर इसमें अमोनिया है तो उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देगा, फिर इसको भेज देगा, ताकि डायरेक्टली गंदा ब्लड हार्ट में ना जाए। तो इसको लिवर से होके गया तो इसको बोला हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्या बोला? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। अगर किडनी से होके जाए तो रीनल पोर्टल सिस्टम। अगर किडनी लिवर से होके जाए, ये क्या है? लिवर, लिवर से होके जाए तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। एक और सिस्टम होता है हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस मतलब पिट्यूटरी। अगर पिट्यूटरी से होके जाए इसको क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। तो ये 3 टाइप के पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं भैया ऑर्गेनिजम्स में, जो अलग अलग ऑर्गन के नाम से उनके डिवाइड कर रखे हैं। जो वेन लेके जाए ब्लड किडनी में तो उसको क्या बोलेंगे? रीनल पोर्टल वेन। इसको क्या बोलेंगे? रीनल पोर्टल वेन। ये कौन सी वेन है? जो किडनी में लेके जाए तो क्या नाम ले दिया? रीनल पोर्टल वेन। सिंपल कंसेप्ट है। लिवर में जाए तो हिपैटिक पोर्टल वेन। हाइपोफाइसियल में जाए तो हाइपोफाइसियल, हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन। हाइपोफाइसिस मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे प्योरीफाई कर रहा है? इसका काम क्या है बेटा? इसका काम प्योरीफिकेशन नहीं है, इसका काम क्या है? जैसे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में कुछ हार्मोन बनते हैं, जैसे रिलीजिंग हार्मोन्स, इनहिबिटरी हार्मोन्स, इनको पिट्यूटरी तक पहुंचाना है, तो उसके लिए बनाया गया है हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। बाकी किडनी वाले का रीनल पोर्टल सिस्टम, लिवर में जाए तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। बस अब कुछ है मेन बात जो अपन समझते हैं मैमल्स की, कि मैमल्स में कौन कौन से प्रेजेंट है। अपन मैमल्स हैं, अपन मैमल्स हैं तो अपने अंदर बेटा जो रीनल पोर्टल सिस्टम है वो एब्सेंट होता है, बाकी दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो रीनल पोर्टल सिस्टम मैमल्स में एब्सेंट होता है, हिपैटिक प्रेजेंट होता है और हाइपोफाइसियल भी प्रेजेंट होता है। हाइपोफाइसियल भी मैमल्स में प्रेजेंट होता है। बात करी जाए फ्रॉग की, फ्रॉग में क्या होता है? फ्रॉग में कौन सा एब्सेंट होता है? फ्रॉग में कौन सा एब्सेंट होता है बेटा? हाइपोफाइसियल। फ्रॉग में
हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट होता है, कौन सा प्रेजेंट होता है? हेपेटिक एंड रीनल। हेपेटिक प्रेजेंट, रीनल प्रेजेंट। तो ये था अपना पोर्टल सिस्टम। अपने ब्लड को हार्ट तक पहुंचाना है, क्यों ना किसी ऑर्गन को दे दे, वो थोड़ा साफ कर दे, वो लेके चले जाए। इसने बोला ऑर्गन ने ठीक है, किडनी से होके ले जाओ, थोड़ा किडनी फिल्टर कर देगी, लिवर से होके ले जाओ, लिवर थोड़ा डिटॉक्सिफिकेशन कर देगा। हाइपोथैलेमस के हार्मोन को पिट्यूटरी में पहुंचाना है तो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, लिवर से गया तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, किडनी से गया तो रीनल पोर्टल सिस्टम। मैमल्स में रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं होता है, सिर्फ हेपेटिक और हाइपोफाइशियल होता है। फ्रॉग में हाइपोफाइशियल नहीं होता है, हेपेटिक और रीनल होता है। जल्दी देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब आता है बारी रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, कि हार्ट को रेगुलेट कैसे करते हैं। जैसे अपने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि रेस्पिरेशन कैसे रेगुलेटेड होता है, कौन से ब्रेन के पार्ट्स को रेगुलेट करते हैं। वैसे कार्डियक एक्टिविटी का ऐसा फेसमस रेगुलेशन ज्यादा हो नहीं पाता, क्योंकि अपना हार्ट क्या है, ऑटो एक्साइटेबल। our heart is our heart is auto excitable। अपना हार्ट ऑटो एक्साइटेबल है, मतलब मायोजेनिक है। मतलब कैसा है? मायोजेनिक। तो मतलब वो अपनी हार्ट बीट खुद जनरेट करता है अपने हिसाब से, हर पॉइंट ज्यादा रेगुलेशन होता नहीं। फिर भी एक पार्ट है अपने ब्रेन का, मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो रेस्पिरेटरी सेंटर भी था और क्या था साथ में, कार्डियक सेंटर। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, इसको रेगुलेट करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा रेगुलेट करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो आपसे पूछे कि कार्डियक सेंटर कौन सा है, इसको क्या बोलते हैं? कार्डियक सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? कार्डियक सेंटर। ये कार्डियक सेंटर ऑफ द बॉडी है, यही अपने हार्ट बीट को रेगुलेट करता है वाया ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। रेगुलेट्स वाया एएनएस। एएनएस मतलब जिसमें अपन पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को पढ़ते हैं। अगर ये सिंपैथेटिकली करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब, और पैरासिम्पैथेटिक, आज इसका मतलब समझा देता हूँ आपको, जिंदगी भर आप भूलोगे नहीं। जब भी वर्ड आ जाए ना पैरासिम्पैथेटिक, दिमाग में याद रखना इमरजेंसी। ये कब एक्टिवेट होगा? जब इमरजेंसी वाली कंडीशन होगी। जब पैरासिम्पैथेटिक आए मतलब नॉन इमरजेंसी, नॉर्मल सिचुएशन, कोई इमरजेंसी नहीं है। तो मुझे बताओ, जब इमरजेंसी होगी तो हार्ट बीट बढ़ेगी या कम होगी? हार्ट बीट बढ़ेगी या कम होगी? तो ये क्या करता है, इसका क्या काम का है? हार्ट बीट को बढ़ाना, स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाना, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाना। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? अपनी हार्ट बीट बढ़ाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ाता है। वही नॉन इमरजेंसी, शांति, स्लीप, रेस्ट वाली कंडीशन है। ये वाली कंडीशन को अपन बोलेंगे फ्लाइट या फाइट। क्या बोलेंगे? फ्लाइट और फाइट वाली सिचुएशन। या तो भाग लो या भाग लो, या तो भाग लो, लड़ लो, या फिर भाग लो। यह कैसी है? स्लीप रेस्ट। स्लीप करो, रेस्ट करो। मतलब जब पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो हार्ट बीट कम होगी, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा। इस तरीके से मेडुला ऑब्लोंगेटा रेगुलेट करता है अपनी हार्ट को। कुछ हार्मोन्स भी हैं, जैसे कि एड्रिनल मेडुला के हार्मोन, एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन भी अपने हार्ट को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है, हाँ, बस 10 मिनट मैक्सिमम। अच्छा, बस ठीक है। ठीक, कंटिन्यू करते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा रेगुलेट करता है वाया ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक मतलब इमरजेंसी, हार्ट बीट बढ़ेगी, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल, नॉन इमरजेंसी कंडीशन है, हार्ट बीट नहीं बढ़ेगी। वैसे हार्मोन आता है इसका एड्रीनलिन। कौन सा हार्मोन? एड्रीनलिन। ये है अपने नलीन भैया, ये भी अपने हार्ट को इम्पैक्ट करते हैं।
एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है, हार्ट बीट को बढ़ाता है, हार्ट बीट को बढ़ाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाएगा, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएगा। ये भी क्या है, फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, फ्लाइट और फाइट। आज तो मैंने पानी नहीं पिया, तो ये भी फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स करवाता है। तो इस तरीके से अपनी रेगुलेशन होती है हार्ट की। देख लेंगे और समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये था अपना रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी कैसे होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से वाया ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो हार्ट बीट घट जाएगी। वहीं एक हार्मोन है एड्रेनलिन जो अपनी हार्ट बीट को बढ़ाता है। अगला आता है अपने डिसऑर्डर्स, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद दिस चैप्टर विल बी एंडेड, फिर हम शुरू करेंगे नया चैप्टर, एक्सक्रीटरी सिस्टम। डिसऑर्डर्स क्या है हार्ट से रिलेटेड? सबसे पहला डिसऑर्डर है हाई ब्लड प्रेशर। अगर नॉर्मल बीपी क्या था 120 mm/80 mmHg, अगर इससे ऊपर चला जाए लगभग कितना 140 या फिर सिस्टोलिक चला जाए 140 और डायस्टोलिक चला जाए 90, तो इसको बोलेंगे हाइपर टेंशन, मतलब बीपी बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रही है, प्रेशर बढ़ रहा है। कंटिन्यूस हाई प्रेशर इन आर्टरीज मेक द हार्ट वर्क हार्डर। अब प्रेशर बढ़ा रहेगा तो हार्ट को काम करने में दिक्कत आती है। तो हाई ब्लड प्रेशर बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसको अपने को रेगुलेट करना होता है। इससे क्या क्या हो सकता है, कैन डैमेज हार्ट, ब्रेन, किडनीज एंड आइज। सिर्फ यही ऑर्गन नहीं, बॉडी का हर ऑर्गन डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड तो पूरी बॉडी में घूम रहा है। तो अगर हाई प्रेशर से ब्लड जाएगा तो डैमेज हो सकते हैं अपने ऑर्गन। रिस्क ऑफ स्ट्रोक, हार्ट में स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट में अटैक आ सकता है, अपनी किडनीज या ऑर्गन फेल हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर कब होगा, जब अपना 140 या 90 से ऊपर चला जाएगा। तो ये है अपनी पहली बीमारी रिलेटेड टू हार्ट। फिर आती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, को बोलते हैं CAD। मैंने आपको बताया था कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी सर्कुलेशन क्या बताया था, जब हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकले एओर्टा, और एओर्टा से ब्रांचेस निकल जाए टुवर्ड्स हार्ट की तरफ, और हार्ट को ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करे, तो हार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरी उसको बोलेंगे कोरोनरी आर्टरी। हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रही है तो कोरोनरी आर्टरी, हार्ट का ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है कोरोनरी साइनस। ये था कोरोनरी सर्कुलेशन। अगर कोरोनरी आर्टरी में कोई दिक्कत आ गई, हार्ट को ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पाया, तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसमें क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रिफर्ड है, इसको एक और नाम बोलते हैं आर्थेरोस्क्लेरोसिस। अगर आपको दिया जाए कि नॉर्मल व्हाट इज आर्थेरोस्क्लेरोसिस, मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अफेक्ट द वेसल दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट, उस वेसल को अफेक्ट करेगी जो हार्ट को ही ब्लड सप्लाई कर रही है। इट इज कॉज्ड बाय डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू। अगर उस कोरोनरी वेसल में, ये है अपना हार्ट, ये था एओर्टा, इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, इसके अंदर अगर ब्लॉकेज आ गया, कैल्शियम जमा हो गया, फैट जमा हो गया, तो क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच पाएगा हार्ट को ऑक्सीजनेट? तो ड्यू टू द डिपोजिशन, किस पूछेंगे आपसे कि क्या डिपॉजिट हो जाता है, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू व्हिच मेक्स द ल्यूमेन ऑफ द आर्टरी नैरोअर। ल्यूमेन नैरो हो गई, ब्लड जाने में दिक्कत आएगी, तो हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पाएगा और हार्ट में दिक्कतें आना शुरू हो जाएगी। इस डिजीज को क्या बोला, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। फिर अगली आती है एंजाइना, ना 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 ना, हार्ट तक ऑक्सीजन ना पहुंचा, ऑक्सीजन ना पहुंचा, एक्यूट चेस्ट पेन ड्यू टू लेस O2 सप्लाई टू हार्ट, हार्ट तक ऑक्सीजन की कमी हो जाना, ऑक्सीजन ना पहुंचे अगर हार्ट तक, तो हो जाएगा एंजाइना। अकर्स ऑन एक्सर्शन रिलीव बाय रेस्ट मेडिसिन, इनको मेडिसिन देके अपन ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर पूछे एंजाइना क्या होता है, जब हार्ट में ऑक्सीजन ना पहुंचे, ना से याद रखो ऑक्सीजन ना। फिर आते हैं तीन वर्ड्स, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक। हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, ये तीनों सबको लगते हैं कि एक जैसे होते हैं, तीनों अलग होते हैं। आज इनका डिफरेंस क्लियर करेंगे। हार्ट फेलियर, हार्ट फेल हो गया, अपने काम में ही फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया। अपना काम क्या है, एग्जाम में पास होना, अगर क्वेश्चन नहीं लिख के आएंगे तो फेल हो जाएंगे, वैसे हार्ट अपने काम में ही फेल हो गया। हार्ट का काम क्या है, पंपिंग ऑफ ब्लड, हार्ट कांट पंप ब्लड इफेक्टिवली, अगर वो पंप करने में ही फेल हो गया तो उसको बोलेंगे हार्ट फेलियर। तो मतलब उसका काम क्या है, पंपिंग ऑफ ब्लड, अगर वो पंप कर ही नहीं पाया ब्लड
हार्ट कांट पंप ब्लड इफेक्टिवली कॉज लंग कंजेशन ब्रेथलेसनेस। और इसका मेन सिम्टम क्या है? लंग कंजेशन। सबसे मेन सिम्टम है लंग, फेफड़ों में फ्लूइड भर जाता है, लंग्स में फ्लूइड आने लग जाता है। जब हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाता, बॉडी पार्ट तक ब्लड ढंग से नहीं पहुंच पाता, तो इसका फर्स्ट सिम्टम आता है लंग कंजेक्शन। तो आपसे पूछे हार्ट फेलियर का पहला सिम्टम क्या है? लंग कंजेक्शन। इसको CHF बोला, मतलब कोरोनरी हार्ट फेलियर, कोरोनरी हार्ट फेलियर। अब आता है कार्डियक अरेस्ट। अरेस्ट हो गया, आपको पकड़ के जेल में डाल दिया, अब आप कुछ कर ही नहीं सकते, सारी एक्टिविटी आपकी खत्म। हार्ट सडनली स्टॉप, हार्ट ने धड़कना ही बंद कर दिया, खत्म जिंदगी, सब कुछ खत्म। तन्हाई, दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया। अब क्या करेगा दिल? उसके लिए कैसे धड़केगा? अनकॉन्शियसनेस, नो पल्स, नीड CPR। CPR देंगे। अगर फटाफट आपको पता है कि अभी अभी इसका दिल धड़कना बंद हुआ है, तो ऐसे धक्का लगाते हैं ना चेस्ट पे, उसको बोलते हैं CPR। दो, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अरेस्ट हो चुका है, जेल में डाल दिया, तो कुछ काम कर ही नहीं पाएगा, हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। फिर आता है हार्ट अटैक। अटैक, मारना, हार्ट की मसल्स को मार दिया, हार्ट की मसल्स में डैमेज आ जाना। ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरी या हार्ट मसल डैमेज, जब हार्ट की मसल पे अटैक कर दो, डैमेज कर दो, तो क्या आएगा? हार्ट अटैक। सीवियर चेस्ट पेन, स्वेटिंग, रेडिएटिंग पेन, चेस्ट पेन होगा, स्वेटिंग होगी, ये सब इसके सिम्टम होंगे। तो बेसिक डिफरेंस क्या है? हार्ट फेलियर, अपने काम में ही फेल हो गया, पंप ही नहीं कर पा रहा। हार्ट अरेस्ट, अरेस्ट करके जेल में डाल दिया, सडनली स्टॉप्स बीटिंग। हार्ट अटैक, अटैक कर दिया उसकी मसल्स, मसल डैमेज हो गई है। तो ये थे तीनों के बीच में बेसिक डिफरेंस। क्वेश्चन आता है, अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये था अपना चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। 5 या 6 लेक्चर में शायद ये कंप्लीट हुआ है। आई होप सभी को समझ आया होगा बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच। अब अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे अपन, एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसको भी इतनी शानदार तरीके से एकदम बियॉन्ड NCERT डिटेल में पढ़ेंगे पूरा, ठीक है? तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। शब्बा खैर, बाय बाय, गुड नाइट।